Hello dear students, I am Chandni Jardosh, Assistant Professor at Mahatma Gandhi Institute located at Navsari. This video series is all about building and town planning, the subject that is BTP. This PPT includes the topic those are related to building planning. This is the part 2 of the video. The topics that are covered under this video are loads acting on building and its types, building components, and the cross section of the wall. Various types of loads acting on the building. एक बिल्डिंग जो खड़ी होती है उस पे कई प्रकार के लोड्स एक्ट करते हैं. वो कौन से लोड्स होते हैं? चलिए देखते हैं. डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, लोड ड्यू टू रेन एंड अर्थक्वेक लोड. Let's start with dead load. Dead load क्या होता है? The downward force on the building coming from the weight of the building itself, including the structural elements, walls, facades and the lights. जो बिल्डिंग का खुद का वेट होता है, जो स्ट्रक्चर का वेट होता है, जो मटेरियल से बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, बीम, स्लैब, फिर विंडोज, डोर्स, जो भी बिल्डिंग जिससे बिल्डिंग बनती है उसका लोड होता है, उसे बोलते हैं डेड लोड. इट इज अ परमानेंट, इमूवेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. ये कैसा लोड है? वो परमानेंट होता है, अगर कोई रहे या ना रहे, पर अगर बिल्डिंग है तो वो लोड एक्ट करेगा. ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ओके. Another type is live load. The downward force on the building coming from the expected weight of the occupants and their possessions, including furniture, people, equipments, machinery and so on. ये भी लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ये कौन सा लोड होता है? जो हम ऑक्यूपेंट्स का लगता है. फॉर एग्जाम्पल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें लोग रहेंगे. लोग रहेंगे तो क्या क्या होगा उसके साथ? फर्नीचर होगा, या तो मशीनरीज होगी, इक्विपमेंट्स होंगे. अनदर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं? बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उसका भी लोड लगता है. तो ये लाइव लोड है, जो लोग यूज करते हैं उसका जो लोड लगता है, दैट इज कॉल्ड लाइव लोड. इट इज मूवेबल, टेम्पररी एंड ट्रांसफरेबल लोड ऑन द फ्लोर एंड हैंस इट इज वेरिएबल. ये लोड कैसा होता है? मूवेबल होता है. अभी हम बिल्डिंग से निकल जाए तो लोड लगेगा हमारा? नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरीज को ले लो. मशीनरीज कभी भी हम मूव कर सकते हैं. अगर बिल्डिंग से मशीनरी निकाल ली तो वो होगा, उसका लोड नहीं लगेगा बिल्डिंग पे. दैट इज कॉल्ड लाइव लोड. इट इज टेम्पररी. ये कुछ ही समय, जब तक वो चीज रहेगी बिल्डिंग में तब तक ही उसका लोड लगेगा. दिस लाइव लोड्स आर समटाइम्स कॉल्ड इम्पोज्ड लोड्स. नेक्स्ट इज विंड लोड. विंड लोड क्या होता है? जो हवा की वजह से बिल्डिंग पे लोड लगता है, हम उसे बोलते हैं विंड लोड. इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर स्पेशली फॉर टॉल बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स विथ लार्ज सरफेस एरिया. ये जो बड़ी इमारतें होती है जिसमें ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती है, इसमें विंड लोड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. ये एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन फैक्टर होता है. Buildings are designed not to resist the everyday wind conditions, but extreme conditions that may occur once every 100 years or so. These are called wind speeds and are specified in building codes. जो हम buildings डिज़ाइन करते हैं वो डे टू डे विंड स्पीड के लिए नहीं डिज़ाइन करते हैं, वो तो नॉर्मल रहती है. पर हम ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि पिछले 100 सालों में जब सबसे ज़्यादा विंड की स्पीड रही हो, हम वो स्पीड लेके बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं. कि दोज आर कॉल्ड डिजाइन्ड विंड स्पीड्स. जो सबसे ज़्यादा विंड की स्पीड रही हो पिछले 100 सालों में, या साइक्लोन के टाइम पे, ऐसे कोई हरिकन के टाइम पे, तो हम वो स्पीड लेते हैं. ऐसी स्पीड्स हमें बिल्डिंग कोड्स में दे के रखी है. इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज लेस देन ट्वाइस इट्स इफेक्टिव विथ द विंड लोड कैन बी निगलेक्टेड. अगर बिल्डिंग की हाइट उसकी इफेक्टिव विथ से कम है, it's less than twice of its effective width,
तो हम ऐसे केसेस में विंड लोड को निग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्नो लोड। ये स्नो लोड वो होती है जो स्नोफॉल की वजह से बिल्डिंग पे लगती है, और ये कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, जहाँ पे स्नोफॉल रहता है, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन्स देख ले या तो फिर माउंटेनियस रीजन्स। इंडिया में देखें तो हिमालयन रीजन्स में ये लोड कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स सी, स्नो लोड्स आर प्रिवेलेंट इन नॉर्दर्न एंड और माउंटेनियस रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. It actually acts on roof. It depends upon the shape of the roof and its capacity to retain the snow. ये रूफ के ऊपर लगती है, और रूफ जितनी देर तक ये स्नो को लेके रखेगा अपने ऊपर, तब तक ये लोड लगती रहेगी। जैसे ही स्नो गिर जाएगी तो उसका लोड लगना बंद हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द रूफ एंड इट्स कैपेसिटी टू रिटेन स्नो। वो कितना स्नो रिटेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि माउंटेनियस रीजन्स में ऐसे ट्रायंगुलर रूफ रहते हैं, स्लोपी रूफ रहते हैं, ताकि जो स्नो लगे वो इजीली उतर जाए। इट कैन बी नेग्लेक्टेड इफ द स्लोप्स ग्रेटर देन 50 डिग्री एंगल। अगर 50 डिग्री एंगल से ज़्यादा रहा स्लोप तो हम ऐसे केसेस में स्नो लोड नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Now next is rain load. It actually acts on roof whose positioning, shape and drainage system are such that they can accumulate rainwater. As the name says, जो बिल्डिंग पे बारिश का पानी जमा होता है और वो पानी की वजह से बिल्डिंग पे लोड लगता है या लोड लग सकता है ऐसे, तो हम उसे बोलते हैं रेन लोड। कई बिल्डिंग में ऐसा होता है कि जो टेरेस होती है वहाँ पे प्रॉपर ड्रेन सिस्टम नहीं होती, या तो फिर प्रॉपर स्लोप नहीं होते जिससे कि बारिश का पानी बिल्डिंग से नीचे उतर आए। तो ऐसी जगह पे ये वाटर का लोड अलग से लगता है। Thus, due to accumulation of rainwater, load due to it is called rain load. The rain loads and live loads for the roofs shall be considered separately. कोई भी बिल्डिंग के लिए रेन लोड और लाइव लोड अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, दोनों को सेपरेट कंसिडर करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज अर्थक्वेक लोड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोड। इन एन अर्थक्वेक द ग्राउंड vigorously shakes the building both horizontally and vertically, rather like a bucking horse shakes a rider in the sport of rodeo. This can cause the building to fall apart. जब earthquake होता है तो बिल्डिंग पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लोड लगता है, पूरी बिल्डिंग शेक होती है। हमें पता ही है जब earthquake आता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से बिल्डिंग पे लगती हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग, वी हैव सीन कि ये पूरी बिल्डिंग डोलती है, शेक होती है। ऐसे लोड्स का हम बोलेंगे earthquake लोड। और ऐसे केसेस में बिल्डिंग गिर भी जाती है। हमने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग पे क्रैक्स होते हैं, या तो डिसमेंटल होती है या पूरी टूट जाती है। The heavier the building, the greater the force on it. It's important to note that both wind and earthquake impose horizontal forces on the building, unlike the gravity forces it normally resists, which are vertical in direction. जितनी ज़्यादा हैवी बिल्डिंग होती है उस पे उतना ज़्यादा लोड लगता है अर्थक्वेक का। अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि विंड और अर्थक्वेक लोड जो लगते हैं बिल्डिंग के ऊपर वो हॉरिजॉन्टली लगते हैं, और जो अदर फोर्सेस है जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, रेन लोड, जो भी अदर लोड्स है वो वर्टिकली लगते हैं, ग्रेविटी फोर्सेस पे जाते हैं। ओके, सो ये बिल्डिंग के पे अलग से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं, तो हमें इसे भी कैलकुलेट करना पड़ता है। सो अब आप समझ गए एक बिल्डिंग पे कितने लोड लगते हैं और कौन से डायरेक्शन में लगते हैं, और उसे हमें क्यों कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स मीन्स बिल्डिंग के पार्ट्स, जो बिल्डिंग दो हिस्सों में अभी डिवाइड होती हैं, जैसे सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर। लेट्स स्टडी इट इन डिटेल।
As you can see in the figure, जो भी नीचे वाला पार्ट है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे का जो पार्ट है, जैसे फाउंडेशन, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रक्चर, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का जो पार्ट है, जो फ्लोर्स आते हैं, रूफ आते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपरस्ट्रक्चर. लेट्स स्टडी देम इन डिटेल. So what do you mean by substructure? It is the lower portion of the building, usually constructed below the ground level, which transmits the load of the superstructure to the subsoil. ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड लेवल के नीचे जो बनाते हैं, एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं तो ग्राउंड लेवल के नीचे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशंस. फाउंडेशन आता है ग्राउंड लेवल के नीचे, उससे ही हम सबस्ट्रक्चर बोलते हैं. द बेसिक फंक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशंस इज टू ट्रांजिट द डेड लोड्स, सुपर इम्पोज्ड लोड्स एंड विंड लोड्स फ्रॉम अ बिल्डिंग टू द सॉइल ऑन विच द बिल्डिंग रेस्ट. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो भी लोड्स लगते हैं बिल्डिंग के ऊपर, अभी ही हमने देखे कितने टाइप्स के लोड लगते हैं, 6. ये जो भी लोड्स लगते हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर को ट्रांसफर करता है, और ये सबस्ट्रक्चर आसपास की सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को. सो इसे बोलते हैं सबस्ट्रक्चर. अब देखते हैं सुपर स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय सुपर स्ट्रक्चर? It is the part of the structure which is above ground level and which serves the purpose of its intended use. जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, आइए देखते हैं. दोज आर प्लिंथ, वॉल्स, कॉलम्स, बीम्स, फ्लोर्स, sills, lintels and weather sheds, doors, windows, ventilators, roofs and slabs, parapet, stairs, lift, ramp, etc. मतलब जो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग में, उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. वो किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, और वो पर्पस, उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू कैरी द लोड, to take the load that those are acting on the building and transfer it to the substructure. Let's study substructure in detail. Substructure और foundations. हम substructure को foundation बोल सकते हैं क्योंकि हम ground level के नीचे जो भी part बनाते हैं हम उससे ही तो foundation कहते हैं. So the basic function of a foundation is to transmit the dead loads, live load and other load to the subsoil on which it rests in such a way that settlement of the soil does not fail in shear. जो सॉइल का सेटलमेंट shear में ना हो जाए, बिल्डिंग गिर ना जाए, ऐसी तरीके से हम ये फाउंडेशन बनाते हैं. ये जो भी लोड लगते हैं वो बिल्डिंग विथस्टैंड करनी चाहिए, वो कैरी कर लेनी चाहिए, हम उसे बोलते हैं फाउंडेशन. These are following types of foundation. Foundations के भी various types होते हैं. Majorly उसके दो types होते हैं, shallow foundation और deep foundation. Shallow foundation के parts हैं, types हैं, spread footings, combined footings, strap footings and raft foundation. While deep foundation का type है pile foundation. First type of foundation is shallow foundation. If the depth of the foundation is equal to or less than its width is called shallow foundation. अगर कोई फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से कम हो या तो इक्वल हो, ऐसे फाउंडेशंस को हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशंस. शैलो फाउंडेशन के 4 टाइप्स होते हैं, स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट फुटिंग और मैट फाउंडेशंस. Spread footings, the first type of shallow foundation. They are those which spread the superimposed load of walls or column over a larger area. जो भी superimposed load होता है, जो भी लोड लगता है बिल्डिंग के ऊपर, वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग. स्प्रेड फुटिंग्स में बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स.
उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंगल फुटिंग फॉर अ कॉलम, एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग रहता है, उसे हम बोलते हैं सिंगल फुटिंग। फिर स्टेप फुटिंग फॉर अ कॉलम, जैसे सेकेंड इमेज में हम देख सकते हैं कि एक कॉलम के नीचे स्टेप्स बनाए गए हैं और उसके नीचे फुटिंग ले किया गया है। उससे क्या होता है कि कॉलम को अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है। देन थर्ड इज स्लोप फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग फॉर अ कॉलम। एक कॉलम के नीचे जो फुटिंग होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है, स्लोप्स रहते हैं। अभी हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखें या तो फिर जो रीसेंट बिल्डिंग बनती है उसमें ज़्यादातर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स यूज़ होते हैं। आपने कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट विजिट की हो तो आपने ये देखा ही होगा। वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप कॉलम होती है, उसमें नीचे स्टेप्स नहीं होते, उसकी डायरेक्ट फुटिंग होती है। देन स्टेप फुटिंग फॉर अ वॉल और एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। ओके, the next is combined footing. A spread footing which supports two or more columns is termed as combined footing. ऐसी फुटिंग्स, ये स्प्रेड फुटिंग की ही टाइप है, बट स्प्रेड फुटिंग में क्या था, एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग होती थी, पर कंबाइंड फुटिंग में दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स के अंडर में एक कॉमन फुटिंग होती है, उसे हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। The combined footings may be of following kinds: rectangular combined footing और trapezoidal combined footings। हम फिगर में देख सकते हैं। Now, step footings. It consists of two or more footings of individual columns connected by a beam called a strap. जो बिल्डिंग होती है उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं, वो हर कॉलम के नीचे का फुटिंग होता है, और जो फुटिंग, दो कॉलम के फुटिंग को हम एक स्ट्रैप से या तो बीम से हम कनेक्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। और जिस बीम से वो दो फुटिंग कनेक्ट होते हैं उस बीम को हम बोलते हैं स्ट्रैप बीम। ये कंबाइंड फुटिंग का एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे कि हमने कंबाइंड फुटिंग में देखा कि उसमें दो कॉलम के अंदर एक ही फुटिंग बनाई जाती है, बट उसमें क्या होता था, मटेरियल ज़्यादा लगता था तो कॉस्ट बढ़ जाती थी, और वही कॉस्ट को कम करने के लिए और वही सेम स्ट्रेंथ रखने के लिए हमने स्टेप फुटिंग यूज़ किया। उसमें बीम आता है, स्टेप फुटिंग में सिर्फ एक बीम आता है, तो उसमें मटेरियल कम लगता है, तो इसकी कॉस्ट भी कम रहेगी। Let's study raft foundation. It is a combined footing which covers the entire area below whole building or structure and supports all the walls and columns. ये जो फाउंडेशन होता है वो बिल्डिंग के नीचे ऐसा ले किया जाता है कि पूरा एरिया एक्सकेवेट कर देते हैं। जो भी बिल्डिंग के नीचे का एरिया है, जो सब स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा हम सॉइल उसके लिए पूरी एक्सकेवेट कर देते हैं। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा फुटिंग बना देते हैं, उसी में से सारे कॉलम्स और वॉल्स निकलते हैं, उसे बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन तब यूज़ किए जाते हैं जब बिल्डिंग का हैवी स्ट्रक्चर होता है, हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि मॉल्स देख लो या तो फिर कोई थिएटर का कंस्ट्रक्शन देख लो। ऐसे बिल्डिंग्स होगी तो ग्राउंड के नीचे की सारी सॉइल एक्सकेवेट कर देंगे, फिर एक बड़ा सा फुटिंग बना देंगे, उसी में से सब वॉल्स और कॉलम्स बाहर आएंगे, उसे बोलते हैं हम राफ्ट फाउंडेशन। After studying shallow foundation and its types, now let's start with deep foundations. When the depth of the foundation is greater or equal to its width, it is called as deep foundation. अगर किसी फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा है तो हम ऐसे फाउंडेशन को बोलेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन की टाइप आती है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन होता है जिसमें वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। ये फाउंडेशन हम तब यूज़ करते हैं जब सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर हम किसी साइट पे बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और उसकी बैरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी मतलब जो लोड लेने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो हमें डीप तक एक्सकेवेशन करना पड़ता है।
ये फाउंडेशन डीप तक लेने पड़ते हैं। तो ऐसे डीप फाउंडेशन की टाइप है पाइल फाउंडेशन। Pile foundation is that type of deep foundation in which the loads are taken to a lower level by means of vertical members, which may be of timber, concrete or steel. उसमें as it is said कि पाइल फाउंडेशन में वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो काफ़ी डीप तक लोड्स को ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल में, और वो जो डेप्थ तक लोड्स ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। वो जो बनते हैं वो टिम्बर, स्टील या तो कंक्रीट से बनते हैं। Piles used for building foundation may be of four kinds: end bearing pile, friction pile, combined end bearing pile and compaction pile. So this picture shows the types of deep foundation, the types of piles that we are using for deep foundation. The first one is end bearing pile. The second picture here shows friction pile. The third picture shows combined pile, which is a mixture of end bearing pile as well as friction pile. And the fourth type is of compaction pile. Okay. Till now we saw about the substructure, about the foundation of the building. Now let's start with superstructure. मतलब जो ग्राउंड के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसे हम अब स्टडी करेंगे। While studying superstructure, we'll start with plinth first. So what do you mean by plinth? Plinth refers to the lower square slab at the base of the column. The height of the plinth should be in between 0.6 meter to 0.8 meter. जो सबसे बेस लेवल पे स्लैब बनता है उसे हम बोलते हैं प्लिंथ। जो ग्राउंड लेवल पे बनता है, सबसे पहला स्लैब आता है, उसे हम बोलते हैं प्लिंथ। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोर्स। द फ्लोर ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर आर व्हाट सेपरेट्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बिल्डिंग। अलग अलग माले को जो सेपरेट करता है, फ्लोर्स होते हैं, जो सेपरेशन का काम करता है उसे बोलते हैं हम फ्लोर्स। It is also the area where you walk around, place furniture and store numerous items. उस एरिया में हम चल सकते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं या तो हम और कोई भी यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लोर्स। नेक्स्ट इज वॉल्स। इट इज़ द वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स which may support to the roof or act as partition wall or compound wall. Most walls are made from concrete or masonry and they hold the weight from the roof, slab and even the beams. Walls होती है वो vertical structural member, वो खड़ी होती है। Most of the walls are made from concrete, masonry। जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वॉल्स को बनाने के लिए वो होता है कंक्रीट या मैसोनरी। अभी तो जो पार्टीशन वॉल्स आ गई है तो उसके लिए हम कई प्रकार की शीट्स भी यूज़ करते हैं। पार्टीशन वॉल कोई लोड नहीं बेयर करती। अगर लोड बेयरिंग वॉल हुई तो वो कंक्रीट या मैसोनरी की होगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा लोड बेयरिंग वॉल्स। तो ये दो वॉल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है जो सेपरेट करती है एक रूम से दूसरे रूम में। नेक्स्ट इज कॉलम। इट इज द वर्टिकल मेंबर और कंपोनेंट ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये वर्टिकल मेंबर होता है फ्रेम स्ट्रक्चर का, जो पिलर्स बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में, कॉलम्स, वही वो बनते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से। मतलब स्टील यूज़ किया जाता है इसके कंस्ट्रक्शन में और फिर कंक्रीटिंग करते हैं। इट गिव्स द सपोर्ट टू द फ्लोर्स एट वेरियस लेवल्स इन फ्रेम स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर। ये सपोर्ट के लिए काम लगते हैं। बीम। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, RCC, timber, etc. It supports the transverse load of the building structure. It takes the tensile load of the structure. Beam जो होते हैं वो horizontal component होता है, वो कॉलम की तरह ही होते हैं पर ये horizontal lay किए जाते हैं।
जब लोड लगता है तो पहले स्लैब पे लगता है, फिर बीम्स पे आता है और फिर कॉलम पे जाता है। तो जो हम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं बिल्डिंग में, अपने रूम में भी कई बार बीम्स दिखते हैं, राइट? वो कौन से मटेरियल से बनते हैं? स्टील, आरसीसी, टिम्बर या एक्सेट्रा, एनी अदर मटेरियल। इट सपोर्ट्स द ट्रांसवर्स लोड, वो ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट करते हैं, वो टेंसाइल लोड को सपोर्ट करते हैं। जब टेंशन होता है स्ट्रक्चर में तो बीम्स वो लोड लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रूफ। अ रूफ इज अ कवरिंग erected over the top of a building with a view to protect from the elements like rain, sun, wind, forest, etc. जो रूफ होता है वो बिल्डिंग के टॉप पे होता है। वो किस लिए बनाया जाता है? टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट्स। जब रेन होती है, सन होता है या विंड होती है, तो इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन के लिए रूफ लगाते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं छज्जा। नेक्स्ट इज डोर्स। दिस आर द ओपनिंग्स which allow entrance in the building and circulation through the different rooms. जो वर्टिकल ओपनिंग्स होती है, किसी भी रूम में अंदर आने के लिए जो स्पेस दी जाती है, उसे हम बोलते हैं डोर्स। देन विंडोज। दिस आर ओपनिंग्स जनरली कंस्ट्रक्टेड इन द एक्सटर्नल वॉल which provides air and light inside the rooms. कोई भी रूम बना देते हैं तो उसमें एयर और लाइट की ज़रूरत होती है वेंटिलेशन के लिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं विंडोज। नेक्स्ट इज लिंटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लिंटल्स? इट इज अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट एक्ट्स लाइक अ बीम that is provided over openings such as doors, windows or any other opening. जो डोर्स विंडोज के ऊपर छोटा सा बीम बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं लिंटल्स। इट इज मेड अप ऑफ आरसीसी, टिम्बर और स्टोन स्लैब्स, प्री कास्ट कॉन्क्रीट। ओके, उसको बनाने के लिए हम ये मटेरियल्स का यूज करते हैं। नाउअडेज कॉमनली मेड इन आरसीसी इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इट सपोर्ट्स द पार्टीशन वॉल ओवर द ओपनिंग। अगर कोई पार्टीशन वॉल होती है तो ओपनिंग के ऊपर भी लिंटल लगाया जाता है। कोई भी वॉल में ओपनिंग के ऊपर ये लिंटल्स लगाए जाते हैं। वो कुछ अलग नहीं होता है, वो छोटा सा बीम ही होता है। ओके, एंड अदर वन इज सील। द बॉटम स्ट्रक्चर ऑफ विंडो ओपनिंग इज कॉल्ड एज सील। Seal in modern buildings are constructed in stone slabs like kota, kadappa, marble, granite or ceramic tiles. It provides suitable finish to the window opening. कोई विंडो के नीचे जो रखा जाता है, जिसे जो बीम जैसा ही होता है, उसे हम बोलते हैं सील। वो अलग अलग मटेरियल्स का बनता है, जैसे कि कोटा, कडप्पा, मार्बल, ग्रेनाइट और सिरेमिक। विंडो को एक सही फिनिश देने के लिए ये सील बनाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेयरकेस। इट इज एन इंक्लाइंड पैसेज along with the steps and connected to the floors at various levels. ये जो होते हैं वो इंक्लाइंड पैसेज होते हैं। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसमें क्या होते हैं? स्टेप्स। It is made up of RCC, steel or timber. It provides easy access from one floor to another. Next is parapet. It is the portion of low height wall constructed along the edge of the roof, or it is a low height wall constructed at the edge of the terrace. जब हम टेरेस पे जाते हैं तो छोटी छोटी दीवार बनाई जाती है, थोड़ी 3 to 4 फीट की हाइट की सराउंडिंग में एजेस पे वॉल बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पैरापेट वॉल्स। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, मैशनरी एंड वेल प्लास्टर्ड। इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव सॉलिड बैलुस्ट्रेड फॉर द यूजर्स। कोई गिर ना जाए इसके लिए हम ये वॉल्स बनाते हैं। ओके, तो ये हुए सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। So here's the end to the second part of the video. Other topics will be covered in the third part and the last part of the video. Thank you.